जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना के जैगवार और मिग-29 को मिल रहा है एक मेजर अपग्रेड। भारत के स्वदेशी वराहा काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ने अचीव किया एक नया माइलस्टोन। चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था ईरान ने यूएस मिलिट्री के बेस को टारगेट करने के लिए। ईरान ने दी रेड सी पर सभी ट्रेड को ब्लॉक करने की धमकी। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमीज में ट्रेन हो रहे हैं हमास के फाइटर्स भी। भारतीय वायुसेना अपने मिग-29 और जैगवार फाइटर्स में कुछ महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन की प्रोसेस में है, और जिसके तहत न्यू जनरेशन के एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन तो ये भी शामिल है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नई एडवांस्ड मिसाइल्स भारतीय वायुसेना के इन फाइटर्स की क्लोज कॉम्बैट रीच को और एक्सपेंड करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। और ये मॉडर्न थ्रेट्स जैसे कि ड्रोन्स और एरियल प्लेटफॉर्म से और भी बेटर तरीके से डील करने में इनको कैपेबल बनाएगी। यानी कि ऐसे थ्रेट्स जिनका जो रडार सिग्नेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। बाकी इस परियोजना के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑलरेडी RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की गई है। और बाकी जैसे कि पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि मिग-29 को नई यूरोपियन ओरिजिन की एस्ट्रम मिसाइल से भी इक्विप्ड किया जाएगा, जो कि एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और ये वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाली रशियन ओरिजिन की मिसाइल्स को रिप्लेस करेंगे। और मिग-29 के लिए इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन का जो कार्य है वो भारतीय वायुसेना की नंबर 11 बेस रिपेयर डिपो में कंडक्ट किया जाएगा। रही बात जैगवार फाइटर्स की मॉडिफिकेशन की, तो जैगवार के लिए नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम तो इनकी रिक्वायरमेंट रखी गई है। और ये मॉडिफिकेशंस भारतीय वायुसेना के 5 बेसिस में कंडक्ट होंगे: अंबाला, जामनगर, भुज, सूरतगढ़ और गोरखपुर। बाकी HAL की बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स भी इसका हिस्सा बनेगी। और बाकी अगर आपको मिग-29 या फिर जैगवार के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हाल ही में भारत की एजेंसीज ने पाकिस्तानी ISI के जिस जासूसी नेटवर्क को बस्ट किया था, जो कि भारत की सेंसिटिव जगहों पर सोलर पावर्ड CCTV कैमरास को इंस्टॉल करके उन जगहों की निगरानी कर रहे थे। तो अब इसी मामले पर इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये खुलासा हुआ है कि जो CCTV कैमरास इस ऑपरेशन के दौरान इस मॉड्यूल से सीज किए गए तो वो चाइनीज़ EC क्लाउड सिस्टम पर रन कर रहे थे। और इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ISI की जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ थी वो बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। तो फिर इस नुकसान के बाद ISI ने अपनी ट्रैकिंग सिस्टम को रीबिल्ड करने के लिए इस लो कॉस्ट वाले डिनाएबल सर्विलेंस ग्रिड का सहारा लिया है। बाकी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस जासूसी वाले मॉड्यूल को नष्ट करने के बाद अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने दिल्ली भर में CCTV नेटवर्क का एक व्यापक सुधार शुरू किया है, जिसमें विशेष रूप से चाइनीज़ कनेक्शन वाले इक्विपमेंट को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और जानकारी सामने आई है कि अभी हाल ही में जो भारतीय सेना को इजरायली ओरिजिन की नेगेव लाइट मशीन गन्स की जो फर्स्ट 2000 गन्स सप्लाई की गई थी, जिनका भारतीय नाम रखा गया है प्रहार, और जिन्हें PLR सिस्टम्स ने इजरायली फर्म के साथ पार्टनरशिप के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर किया है। तो जानकारी ये सामने आई है कि इन LMGs को भारत में बनाने के लिए 50% तक के स्वदेशी कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं। और PLR सिस्टम्स का एम है कि आने वाले समय में इसमें जो स्वदेशी कंटेंट की मात्रा है उसे 100% तक बढ़ाया जाए। बेंगलुरु बेस्ड SSS डिफेंस द्वारा बनाया गया जो स्वदेशी वराह नाम का काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, तो उसने एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव किया है, जिसमें इस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ने लगातार 4 मिनट से अधिक समय तक एक 15 kg के ड्रोन को लोकेट और ट्रैक किया था। यानी कि यहाँ पे केवल डिटेक्शन की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके साथ साथ एक रियल टाइम में 4 मिनट से अधिक समय तक लगातार उसको ट्रैक करने की बात भी हो रही है। और ये महत्वपूर्ण माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि जो ड्रोन्स होते हैं बहुत ही तेज मूव करते हैं और वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और वो ड्रोन 1 किलोमीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा था और इसमें 3 डिग्री से भी कम का एरर देखने को मिला है। कहने का मतलब ये कि सिस्टम की जो ट्रैकिंग एक्यूरेसी है वो बेहद ही ज़्यादा प्रिसाइज साबित हुई है। एक्चुअल पोजीशन से केवल 3 डिग्री का डिविएशन ये एक बेहद ही एक्यूरेट टारगेटिंग है। बाकी SSS डिफेंस का जो वराहा सिस्टम है ये 1.8 से 2 किलोमीटर की रेंज तक ड्रोन्स को ट्रैक और इंगेज करने में सक्षम है। और कंपनी जल्द ही इस सिस्टम की रेंज को डबल करने पर भी काम कर रही है, यानी कि वो 4 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड की जा सकती है, और वो भी आने वाले कुछ ही महीनों में। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें द फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस बात को खुलासा किया है कि अभी हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने चाइनीज़ बिल्ट स्पाइस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था वेस्ट एशिया रीजन में US मिलिट्री के बेसिस को मॉनिटर और टारगेट करने के लिए। और जबकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इन क्लेम्स को खारिज किया है और ये कहा है कि चीन ने ईरान को कोई भी मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया था, ये सारे न्यूज़ फेक हैं, फैब्रिकेटेड हैं। और साथ में ये भी कहा है कि अगर अमेरिका इन आरोपों के आधार पर चीन पर टैरिफ बढ़ाता है तो चीन भी काउंटर मेजर्स के तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा।
बाकी द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि एक चाइनीज सैटेलाइट जिसका नाम है TEE-01B, जिसे ईरान की IRGC ने लेट 2024 में काफ़ी सीक्रेट तरीके से एक्वायर किया था चीन द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद, और इन ऑर्बिट डिलीवरी वाले मॉडल के माध्यम से ट्रांसफ़र की गई थी। इस रिपोर्ट में कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इस बात का भी खुलासा किया गया कि ईरानियन कमांडर्स ने इन्हीं चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल करके US की महत्वपूर्ण मिलिट्री फैसिलिटीज़ को मॉनिटर किया था और फिर मार्च में मिसाइल्स और ड्रोन से उन पर स्ट्राइक करी, और जिन साइट्स की सर्विलेंस की गई थी उसमें सऊदी अरेबिया का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी शामिल है। US के सेंट्रल कमांड की तरफ से कंफर्म किया गया है कि US के फोर्सेस ने ईरानियन पोर्ट्स के ब्लॉकेड वाली प्रोसेस को फुली इंप्लीमेंट कर दिया है, और अब इस रीजन पर US की फोर्सेस मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन कर रही हैं। और ये भी दावा किया गया कि इस ब्लॉकेड के इंप्लीमेंट होने से केवल 36 घंटे से भी कम समय में US के फोर्सेस ने समुद्र से होने वाले ईरान के इकोनॉमिक ट्रेड को पूरी तरह से रोक दिया है। और जबकि ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि US के ब्लॉक के बावजूद एक ईरानियन सैंक्शन सुपर टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करके ईरान के इमाम खोमेनी पोर्ट की तरफ गया है। और ईरान के मिलिट्री की तरफ से भी वार्निंग जारी की गई है कि अगर US का नेवल ब्लॉकेड लगातार बने रहता है तो फिर ईरान रेड सी पर सभी ट्रेड को ब्लॉक कर देगा, और अगर ईरान के शिप पर कोई भी खतरा आता है तो ईरान उसे सीज फायर का उल्लंघन मानेगा। बाकी इस सब के बीच US प्रेसिडेंट की तरफ से क्लेम किया गया कि जल्द ही ईरान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा US प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था कि चीन ईरान को कोई भी हथियार सप्लाई ना करे, और उस लेटर के रिस्पॉन्ड में चीन के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा, और यह दावा US प्रेसिडेंट का है। इस पर चीन की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट फिलहाल अभी तक देखने को नहीं मिला है। बाकी जो US प्रेसिडेंट है वो अगले महीने चीन की विजिट पर भी होने वाले हैं। और जबकि US मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक US प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक नहीं लगाता और वो डील को कंक्लूड नहीं करता है तो फिर US प्रेसिडेंट ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सारे ऑप्शंस अभी भी रखे हुए हैं। बाकी चीन के लिए US ऑफिशियल्स की तरफ से भी डायरेक्ट मैसेज देखने को मिला है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि US ईरानियन पोर्ट से आने वाली और जाने वाली सभी शिप्स को ब्लॉक करेगा, जिसमें चाइना के शिप्स भी शामिल हैं, और चीन भी ईरानियन ऑयल को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये स्टेटमेंट आई है US के ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से, और जिसमें उन्होंने चीन को एक अनरिलायबल पार्टनर भी बताया है। इसके अलावा US नेवी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 9 अप्रैल को पर्शियन गल्फ के ऊपर उनका MQ-4C ट्राइटन UAV क्रैश हुआ है, जो कि US के सबसे महंगे UAVs में से एक है, जिसकी कॉस्ट $240 मिलियन पर यूनिट पड़ती है। और ये MQ-4C का पहला क्रैश भी बताया जा रहा है, यानी कि इस ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में US का सबसे महंगा एयर लॉस है। लेकिन US ने इसे केवल एक तरह की दुर्घटना बताया है, लेकिन ये दुर्घटना किस वजह से हुई है तो वो तो फिलहाल अभी जांच का विषय है। और जबकि कल 14 अप्रैल को US प्रेसिडेंट ने भारतीय काउंटर पार्ट यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया था, और जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच के बायलैटरल कॉर्पोरेशंस की समीक्षा की गई है, और साथ ही दोनों देशों के लीडर्स ने सभी क्षेत्रों में इस पार्टनरशिप को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और इसके अलावा इसी दौरान वेस्ट एशिया की सिचुएशन को भी डिस्कस किया गया था, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन और सिक्योर करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है। और भारत और US के लीडर्स की जो फ़ोन कॉल है ये लगभग 40 मिनट तक चली थी, और जबकि इस वर्ष ये दोनों देशों के लीडर्स की तीसरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। अभी हाल ही में एक जूम कॉल में पाकिस्तानी सीनेटर मुस्ताहिद हुसैन ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने हाल ही की विजिट में पाकिस्तान के नेवी वॉर कॉलेज में फ़िलिस्तीन के 2 कैडेट्स को देखा था, और फ़िलिस्तीन कैडेट्स के अलावा पाकिस्तान के मिलिट्री द्वारा हमास के फाइटर्स को भी स्वीकार किया जा रहा है। और ये पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से पाकिस्तानी ऑफिशियल स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमीज़ में हमास के फाइटर्स भी ट्रेन हो रहे हैं। और हमास वही आतंकी संगठन है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में एक ब्रूटल आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि जिस पत्रकार ने कुवैत में F-15 के क्रैश की वीडियो बनाई थी, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, तो वो जो पत्रकार है वो 2 मार्च से मिसिंग है, और बताया जा रहा है कि कुवैत ने उसको डिटेन किया है ये वीडियो लीक करने के लिए, और उसका X और इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाउन कर दिया गया है। और इस पत्रकार की पहचान हुई है अहमद सिहाब एल्देन के तौर पर। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पैराट्रूपर बलदेव राज और लांस नायक प्रहलाद सिंह गुर्जर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। पैराट्रूपर बलदेव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से और लांस नायक प्रहलाद को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज भारत के मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह का 107वां बर्थ एनिवर्सरी भी है। आज के दिन 1967 में 19 असम राइफल्स के राइफलमैन भीम बहादुर छेत्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह किस प्रमुख युद्ध के समय भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।